Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to study chapter number 7 of class 11 history book and the name of the chapter is Changing Cultural Tradition. यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि यूरोप के कल्चर में, यूरोप के संस्कृति में, यूरोपियन सोसाइटी में जो वैल्यूज है, जो मैनर्स है, जो नॉलेज है उसमें और यूरोपियन ट्रेडिशन में, यूरोप के ट्रेडिशन में. सो ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, जो एक थॉट एंड बिलीफ का पैटर्न होता है जो कि बहुत ही लंबे टाइम से प्रैक्टिस होते आ रहे हैं, जो कि बहुत ही सालों से प्रैक्टिस होते आ रहे हैं, उसे कहते हैं ट्रेडिशन. सो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यूरोपियन कल्चरल ट्रेडिशंस में यानी कि यूरोप के सांस्कृतिक परंपराओं में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव हुए. सो इस चैप्टर में भी हमारा जो मेन फोकस है वो मेनली यूरोप के कंट्रीज के ऊपर ही है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. सो इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के एंड तक. सो इस चैप्टर में हमारा जो मेन टाइम पीरियड है वो मेनली 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के बीच का टाइम पीरियड ही है जिसके ऊपर फोकस किया गया है. सो इस टाइम पीरियड के दौरान यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में हमें टाउन्स का ग्रोथ देखने को मिला, शहरों का ग्रोथ देखने को मिला. साथ ही एक डिस्टिंक्ट अर्बन कल्चर भी डेवलप्ड हुआ इस टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि एक अलग, एक यूनिक अर्बन कल्चर, शहरी कल्चर देखने को मिला, शहरी संस्कृति देखने को मिला, एक डिफरेंट अर्बन सोसाइटी, अर्बन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट देखने को मिला इस टाइम पीरियड के दौरान. एंड जो टाउन्स पीपल थे यानी कि टाउन में रहने वाले जो लोग थे, शहर में रहने वाले जो लोग थे, अब वो अपने आप को ज़्यादा सिविलाइज्ड मानने लगे, यानी कि वो अपने कल्चर को ज़्यादा हाई मानने लगे, अपने आप को ज़्यादा डेवलप्ड मानने लगे एज कम्पेयर टू द रूरल पीपल, एज कम्पेयर टू द जो ग्राम में रहने वाले लोग थे, जो गाँव में रहने वाले लोग थे, उनके कंपेरिजन में अपने आप को ज़्यादा डेवलप्ड मानने लगे, ज़्यादा एजुकेटेड मानने लगे. एंड कुछ टाउन्स जैसे कि फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम मेन सेंटर्स बन जाते हैं आर्ट एंड लर्निंग का. सो आर्ट से यहाँ पे मतलब है कला का, जैसे कि पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, एंड लर्निंग यानी कि विद्या, जो नॉलेज होता है. सो ये जो कुछ टाउन्स है जैसे कि फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम मेन सेंटर्स बन जाते हैं आर्ट का यानी कि कला का और लर्निंग का यानी कि नॉलेज का. फिर बता रखा है कि यूरोप के जो रिच एंड एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, जो पीपल थे यानी कि जो अमीर लोग थे, जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, उन्होंने आर्टिस्ट को यानी कि कलाकार को और राइटर्स को यानी कि लेखक को पैट्रोनाइज किया था, उनको आश्रय दिया था, उनको सपोर्ट कर रहे थे ये लोग. फिर बता रखा है कि इसी टाइम पीरियड के दौरान प्रिंटिंग प्रेस का भी इन्वेंशन हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था और इसकी वजह से दूर के टाउन्स एंड कंट्रीज में रहने वाले लोगों के पास भी अब प्रिंटेड बुक्स बहुत ही ईजिली अवेलेबल होने लगे. सो प्रिंटिंग प्रेस के बारे में हम चैप्टर में डिटेल वे में पढ़ेंगे. एंड अब क्या होने लगा, अब जो यूरोप के लोग थे अब एक कंपैरिजन करने लगे बिटवीन देयर मॉडर्न वर्ल्ड विद द एंशियंट वर्ल्ड, यानी कि उनका जो मॉडर्न वर्ल्ड था एंड मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे, सो अब वो अपने मॉडर्न वर्ल्ड को एंशियंट वर्ल्ड के साथ कंपेयर करने लगे जो कि ग्रीक्स एंड रोमन्स का हुआ करता था. और अब रिलीजन को ऐसे रूप में देखने लगे कि हर एक इंडिविजुअल अपने लिए रिलीजन को चूज कर सकता था. एंड चर्च का जो अर्थ सेंट्रिक बिलीफ था, सो चर्च से यहाँ पे मतलब है जो पहला ग्रुप है, जो पहला ऑर्डर है, जो क्लर्जी ग्रुप है, जो बिशप है, उनसे यहाँ पे चर्च का मतलब है. सो चर्च का जो अर्थ सेंट्रिक बिलीफ था यानी कि चर्च ये मानते थे कि अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के सेंटर में अर्थ है. सो उनका ये जो बिलीफ था वो मॉडर्न साइंटिस्ट ने ओवरटर्न कर दिया, उसको बदल दिया, उसको चेंज कर दिया जब उन्होंने सबको सोलर सिस्टम के बारे में बताया. सो उन्होंने बताया कि अर्थ नहीं बल्कि सन जो है वो मिडिल पोजीशन में रहता है, बीच में रहता है सोलर सिस्टम में. एंड अर्थ के अलावा दूसरे जो प्लैनेट्स है वो सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. एंड साथ ही न्यू जियोग्राफिकल नॉलेज ने यूरोप का जो सेंट्रिक व्यू था कि मेडिटेरियन सी वाज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के सेंटर में मेडिटेरियन सी है, उसको भी चेंज कर दिया, उसको भी ओवरटर्न कर दिया. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. सो इस चैप्टर में मेनली हम इन्हीं के बारे में, इन्हीं सब डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत ही डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं.
बट उससे पहले हमें उन सोर्सेस के बारे में जानना है जिससे हमें यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस है, हमारे पास बहुत सारे मटेरियल है टू नो अबाउट द यूरोपियन हिस्ट्री फ्रॉम द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी के बाद से यूरोपियन हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटेड बुक्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, बिल्डिंग एंड टेक्सटाइल। एंड इनमें से बहुत सारे जो मटेरियल है वो आज भी प्रिजर्व्ड है इन यूरोप एंड अमेरिका। यूरोप एंड अमेरिका के आर्काइव्स में आज गैलरीज एंड म्यूजियम्स में आज भी प्रिजर्व्ड है। फिर बता रखा है कि 19th सेंचुरी में हिस्टोरियंस ने एक टर्म यूज किया था उस टाइम पीरियड में जो भी कल्चरल चेंजेस हो रहे थे यूरोप में उसको डिस्क्राइब करने के लिए। एंड वो जो टर्म है उसको रेनेसांस कहते हैं, जिसका मतलब होता है रीबर्थ, यानी कि पुनर्जन्म या फिर पुनर्जागरण। सो यूरोपियन हिस्टोरियंस ने एक टर्म यूज किया था उस टाइम पीरियड के कल्चरल चेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए। एंड ये जो आइडिया था, इस आइडिया को मेनली एक स्विस स्कॉलर ने ज्यादा महत्व दिया था, जिनका नाम था जैकब बर्कहार्ट। एंड उनका टाइम पीरियड था 1818 से लेकर 1897 तक। एंड वो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ बसले के स्कॉलर थे इन स्विट्जरलैंड। एंड वो एक जर्मन हिस्टोरियन जिनका नाम था लियोपोल्ड वॉन रैंके, उनके स्टूडेंट थे। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हिस्टोरियन का मतलब क्या होता है। सो हिस्टोरियन बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है, उन पर्सन को कहा जाता है जो कि पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं और उनके बारे में लिखते हैं। सो जो जैकब थे वो भी एक जर्मन हिस्टोरियन के ही स्टूडेंट थे। सो रैंके ने उन्हें ये समझाया था, ये बताया था कि हर एक हिस्टोरियन का जो प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए, जो मेन कंसर्न होना चाहिए, वो होना चाहिए स्टेट एंड पॉलिटिक्स के बारे में लिखने का। बट जो जैकब थे, जो बर्कहार्ट थे, वो अपने मास्टर के बातों से डिससैटिस्फाई करते थे। जो भी उनके मास्टर ने उनके लिए लिमिटेड गोल सेट आउट किए थे उससे वो डिससैटिस्फाई करते थे। उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री राइटिंग में कल्चर का उतना ही इंपॉर्टेंस होता है जितना कि पॉलिटिक्स का होता है। एंड उन्होंने एक बुक भी लिखा था इन 1860 एंड उस बुक का नाम था द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसांस इन इटाली, जिसमें उन्होंने अपने रीडर्स के अटेंशन को लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग की तरफ किया था, ताकि वो एक न्यू ह्यूमनिस्ट कल्चर के बारे में बता सके लोगों को, जो कि इटालियन टाउन्स में डेवलप्ड हो रहा था फ्रॉम द 14 टू द 17th सेंचुरी, 14 एंड 17th सेंचुरी के बिटवीन में। एंड ये जो कल्चर था, इस कल्चर का एक न्यू बिलीफ था कि मैन एक इंडिविजुअल के रूप में इतना ज़्यादा कैपेबल है कि वो अपने डिसीजंस को खुद ले सके और अपने स्किल्स को खुद डेवलप कर सके। ही वॉज मॉडर्न इन कॉन्ट्रास्ट टू मेडाइवल मैन हुज थिंकिंग हैज़ बीन कंट्रोल्ड बाय द चर्च, यानी कि ये जो मैन है, इस कल्चर के जो मैन है वो मॉडर्न है, वो विकसित है एज कंपेयर टू द मेडाइवल मैन, जिनके थिंकिंग को, यानी कि जिनके सोच को मेनली चर्च कंट्रोल करते थे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज द रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटीज। यानी कि इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इटालियन सिटीज का, यानी कि इटली के शहरों का रिवाइवल कैसे होता है, पुनर्जागरण कैसे होता है। सो वेस्टर्न रोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद बहुत सारे जो टाउन्स थे, बहुत सारे जो शहर थे जो कि पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर्स हुआ करते थे इटाली में, वो सब रुइन हो गए, वो सब बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। सो वेस्टर्न रोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद ना सिर्फ ये टाउन्स रुइन हुए, इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ स्पॉइल हो गया और भी बहुत कुछ डैमेज हो गया। जैसे कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर में जो एक यूनिफाइड गवर्नमेंट था, जो एक संगठित, जो एक यूनाइटेड गवर्नमेंट था, वो भी डैमेज हो गया, वो भी बर्बाद हो गया। साथ ही रोम के जो पोप थे, पोप से यहाँ पे मतलब है जो बिशप है, जो क्लर्जी है, सो रोम के जो पोप थे जो कि अपने स्टेट के सोवरेन होते थे, अपने स्टेट के शासक होते थे, वो भी अब स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर के रूप में नहीं रहे। सो वेस्टर्न रोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद ये सब कुछ स्पॉइल हो गया, ये सब कुछ डैमेज हो गया। फिर बता रखा है कि जो वेस्टर्न यूरोप है वो अपने आप को रीशेप कर रहा था, अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहा था वेस्टर्न रोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद बाय फ्यूडल बॉन्ड्स। सो प्रीवियस चैप्टर में ही हमने देखा था कि यूरोप में कैसे फ्यूडलिज्म का जो सोशल सिस्टम था वो डेवलप हुआ था 8th सेंचुरी में। सो फ्यूडल बॉन्ड्स के थ्रू वेस्टर्न यूरोप अपने आप को रीशेप कर रहा था एंड यूनिफाइड कर रहा था अंडर द लैटिन चर्च। एंड जो ईस्टर्न यूरोप है वो भी अपने आप को रीशेप कर रहा था बाइजेंटियन एम्पायर के अंडर में। एंड जो इस्लाम है वो एक कॉमन सिविलाइजेशन क्रिएट कर रहा था वेस्टर्न साइड की
तरफ। बट उस टाइम पीरियड में जो इटली था वो वीक एंड फ्रेगमेंटेड रहा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर एंड डिवाइडेड रहा। सो बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद वेस्ट एंड ईस्ट यूरोप अपने आप को रीशेप कर रहा था, रीऑर्गेनाइज कर रहा था फ्यूडल बॉन्ड्स के थ्रू, चर्च के अंडर में या फिर बाइजेंटियन एम्पायर के अंडर में। बट उस टाइम में जो इटली था वो अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाया, वो अपने आप को रीशेप नहीं कर पाया। बट बाद में बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिसकी वजह से इटालियन कल्चर, इटालियन सोसाइटी फिर से रिवाइव हो जाती है, फिर से पुनर्जागृत हो जाती है। सो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है द रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटीज। इटाली के शहरों का रिवाइवल कैसे होता है, जिसके बारे में अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। सो उससे पहले हम इटालियन स्टेट का मैप देखते हैं। सो दिस इज द मैप ऑफ द इटालियन स्टेट। यहाँ पे जितने भी आप सिटीज देख रहे हैं ये सारे इटालियन सिटीज है। सो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में 3 सिटीज के बारे में बताए थे, फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम। एंड ये सारे इटालियन सिटीज ही है जो कि मेन सेंटर्स बन जाते हैं आर्ट एंड लर्निंग का। एंड इनके अलावा जेनवा, पैडुआ, मैंटुआ एंड बोलोग्ना भी इटालियन सिटीज ही है। सो इस मैप को देखने के बाद आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि ज्यादातर जो इटालियन सिटीज है वो कोस्टल एरिया में है। सो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इटाली के लिए, इटालियन सिटीज के लिए, इटालियन स्टेट के लिए, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा कारण होता है इटालियन सिटीज का रिवाइवल का। सो इसीलिए मैंने आपको इसका मैप दिखाया था। सो जैसे जैसे ट्रेड का एक्सपेंशन हो रहा था बाइजेंटियन एम्पायर एंड इस्लामिक कंट्रीज के बिटवीन में, इटालियन कोस्ट में जो पोर्ट्स थे वो रिवाइव्ड हो रहे थे, फिर से उसका यूज होना स्टार्ट हो रहा था। एंड 12th सेंचुरी के बाद से मंगोल्स ने भी चाइना के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया थ्रू द सिल्क रोड। एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड इंक्रीज हो गया। एंड उस टाइम में इटालियन टाउन्स एक बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले कर रहा था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। एंड ये कहीं ना कहीं एक मेन रीजन था इटालियन सोसाइटीज का, इटालियन स्टेट का रिवाइवल होने का। एंड अब ये इटालियन स्टेट अपने आप को किसी भी पावरफुल एम्पायर का पार्ट नहीं मानती थी, यानी कि पहले इटालियन स्टेट रोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। बट अब रोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद अब वो अपने आप को किसी भी पावरफुल एम्पायर का पार्ट नहीं मानती है, बल्कि अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट मानते हैं। एंड दो इटालियन स्टेट फ्लोरेंस एंड वेनिस अपने आप को रिपब्लिक मानते हैं, यानी अपने आप को डेमोक्रेटिक सिटी मानते हैं, अपना खुद का पॉलिटिकल सिस्टम है उनके पास। एंड बाकी के जो सिटीज थे वो कोर्ट सिटीज थे, यानी कि उनको प्रिंस रूल करते थे। एंड दो इटालियन सिटीज जो कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट सिटी था, बहुत ज़्यादा विगोरियस सिटी था, वो था वेनिस एंड जेनवा। एंड ये दोनों सिटीज यूरोप के दूसरे पार्ट से इसलिए डिफरेंट थे, इसलिए अलग थे, क्योंकि यहाँ पे ना तो क्लर्जी पॉलिटिकली डोमिनेट करता था और ना ही फ्यूडल लॉर्ड्स यहाँ पे पावरफुल थे, यानी कि यहाँ पे ना ही फर्स्ट ऑर्डर का डोमिनेंस था और ना ही सेकेंड ऑर्डर पावरफुल थे। दैट मीन्स यहाँ पे थर्ड ऑर्डर के जो लोग थे, जो मर्चेंट्स थे, जो बैंकर्स थे, वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे सिटी के गवर्निंग में। एंड इसकी वजह से सिटीजनशिप का जो आइडिया था वो डेवलप हुआ। So with this we have completed first topic of this chapter. So I hope कि आपको इस chapter का introduction and first topic बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। Rest all topic we will discuss in our next video. So if you like my way of explanation then please like my video and share my video with all your friends. So see you soon in my next video. Till then bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.